भाई मेरे को ना सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी है कनाडा के अंदर। उन भाइयों के लिए जो इंडिया में अभी बैठे हैं और बाहर आना चाहते हैं। कई भाई स्टूडेंट परमिट पे आ रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है कनाडा में आ रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आप चाहे ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, किसी का हस्बैंड यहाँ पे पी आ रहा है, तो आ बे से दे ऊ इफ जी एश। भाई मैं ना कनाडा आना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे को कुछ स्टेप्स बताओगे? मेरा बड़ा भाई ना बाहर आना चाहता है, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो वो कनाडा कैसे आ सकता है? और भी ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं मेरे को डीएम्स में इंस्टाग्राम पे, भैया आप बाहर बैठे हो, आप मेरे को बाहर बुला लो, भैया आप मेरे को स्पॉन्सर कर दो। सो टुडे इज़ द वीडियो फॉर द पीपल हु जस्ट वांट टू नो कि बाहर कैसे आना है, और जो बाहर आना चाहते हैं ये उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होएगी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे क्या क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स हैं कनाडा आने के लिए। कुछ वेज हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले वे आता है, इंडिया से कनाडा एज ए स्टूडेंट परमिट पे आ सकते हैं, वर्क परमिट पे आ सकते हैं। तीसरा, आप डायरेक्ट पीआर भी कनाडा में लैंड हो सकते हैं। और चौथा, जिसके अंदर आपको फैमिली स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, और उसके लिए आपका कोई फैमिली पर्सन कनाडा के अंदर पीआर या सिटीज़न होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट वीज़ा, जो कि काफ़ी कॉमन है। इंटरनेशनल स्टूडेंट जो पाथवे मैंने भी यूज़ किया था, और मोस्टली आई थिंक 90 से 95% बंदे यही पाथवे चूज़ करते हैं। सर बेसिकली होता क्या है, तो सबसे पहले आपको इंडिया के अंदर बैठे बैठे आइल्स का एग्ज़ाम देना होता है, जिसके अंदर आपको बैंड्स चाहिए होते हैं, कुछ मिनिमम 6 बैंड्स चाहिए होते हैं ईच मॉड्यूल में। इसके अंदर 4 मॉड्यूल होते हैं, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग और रीडिंग। मिनिमम रिक्वायरमेंट कॉलेजेस की 6 ईच बैंड होती है, और आपको इतने बैंड्स लेके आना ज़रूरी है उस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए। तो जब आपके आइल्स के अंदर बढ़िया स्कोर आ जाते हैं, फिर आप अलग अलग कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं। उसके बाद आपको वो ऑफर लेटर जब आ जाएगा आपको, देन आपको उनकी 1 साल की फ़ीस भरनी होती है, जो कि नियर अबाउट ये डिपेंड करती है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ पे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की होती है, जैसे मेरी थी 20,000 1 साल की, $20,000 कैनेडियन, और ये इंडिया के लगभग तब बनते थे 12 से 13 लाख आई थिंक। और अगले साल की वो आप वहाँ से भी भर के आ सकते हैं, यहाँ पे आगे भरनी है तो यहाँ पे भी आगे भर सकते हैं, बट मिनिमम 1 साल की तो आपको फीस भरनी ही पड़ेगी। फीस भरने के बाद बारी आती है बायोमेट्रिक की। बायोमेट्रिक होगा, आपका मेडिकल होगा, और फिर आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जब आप अप्लाई कर दोगे, भर दोगे, फिर आप वेट करो वीज़ा आने की। आपकी अभी फाइल लग चुकी है और आप वेट कर रहे हो आपके वीज़ा आने के लिए। जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, वीज़ा अप्रूव नहीं होता तो इट्स अप टू यू, आपको दोबारा अप्लाई करना है। अगर आपको दोबारा अप्लाई करना है तो एक एसओपी नाम की चीज़ होती है, जिसके अंदर आपको कुछ चेंजेस करने होते हैं, और ऐसे ऐसे करके आप दोबारा अप्लाई कर दोगे। और अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो गया, द नेक्स्ट स्टेप इज़ पीपीआर, जिसके अंदर आपका पासपोर्ट जाता है स्टैंपिंग के लिए, और ये आई थिंक नियर अबाउट 1 मंथ का प्रोसेस होता है। और उसके बाद सिर्फ आपको टिकट करवानी होती है। आपके जब कॉलेज स्टार्ट होने हैं उनसे उससे 10 दिन पहले या 15-20 दिन पहले करवानी होती है, और उस टाइम पीरियड में आप बिल्कुल काम नहीं कर सकते यहाँ पे आने के बाद। कई भाई स्टूडेंट परमिट पे आ रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है कनाडा में आ रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आप चाहे ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, वो आपने कोर्स लेना है, वो इन डिमांड कोर्स लेना है। कोर्स का आगे कोई स्कोप नहीं है, जिसका आगे कनाडा में कोई फ्यूचर नहीं है, और आप वो कोर्स कर रहे हो तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। इन डिमांड कोर्सेज है, जैसे हेल्थ केयर हो गया, ठीक है, ट्रेड में आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, ट्रेड इन सेंस लाइक प्लम्बर, एचवैक, फ्रेमर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, ऐसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेड्स की आप पढ़ाई करोगे, तो इन चीज़ों का कनाडा में काफ़ी स्कोप है। कनाडा इन ऐसे बंदों को काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज देता है पीआर के लिए भी। और क्या बात थी, और ये बातें मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा, ये चीज़ें मेरे को पता है, मेरे साथ वाले जो दोस्त हैं उन्होंने ये चीज़ें फेस की है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ प्रॉपर वही कोर्स लेके आए। और मेन बात ये है कि कनाडा में घुसने से पहले या कोई भी कंट्री में घुसने से पहले आपके हाथ में एक स्किल होनी चाहिए। नो मैटर वो वीडियो एडिटिंग है या कुछ भी है, बट एक बार आपके पास सर्वाइवल के लिए स्किल होनी चाहिए, जिससे आप कोई भी कंट्री में घुसें तो आपके पास प्रॉपर काम हो, आप ढूंढ सको उस स्किल के
बिहाफ पे धीरे धीरे जिस चीज़ में आपको घुसना है उस चीज़ की जॉब यहाँ पे आगे ढूंढे, और उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और चीज़ स्टूडेंट्स के लिए कि हाँ जी, आप कनाडा में आए तो 12th बेस ना आए। सीरियसली मैं यही कह रहा हूँ, 12th बेस ना आए, ग्रेजुएशन करके आए खुद की, सो दैट आपको पीआर के लिए कभी पॉइंट्स की कमी ना हो। ग्रेजुएशन करके भी ज़्यादा पॉइंट्स का फ़र्क नहीं पड़ता, बट आई थिंक नियर अबाउट 15 to 20 पॉइंट्स का फ़र्क पड़ जाता है, एंड वो अर्न करने काफ़ी मुश्किल है। अगर आप 12th बेस पे आ रहे हो तो थोड़ा पीआर हार्ड हो जाती है, और अगर आपके पास ग्रेजुएशन होगी तो उस चीज़ के पॉइंट्स मिलेंगे और उतना ही आपको ईजी होगा। ये था सिंपल प्रोसेस स्टूडेंट वीज़ा का। और स्टूडेंट जैसे मैं हूँ, अब मैंने 2 साल की पढ़ाई कर ली, अब मेरे को 3 साल का वर्क परमिट मिला है। 1 साल की पढ़ाई करते हैं तो आपको वर्क परमिट मिलेगा 1 साल का। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। उन भाइयों के लिए जो इंडिया में अभी बैठे हैं और बाहर आना चाहते हैं ऑन वर्क परमिट, तो वर्क परमिट के लिए अगर आप इंडिया से कनाडा आना चाहते हैं तो उसके लिए ऑप्शंस आपको मैं बता देता हूँ। पहली ऑप्शन है कि आप वहाँ बैठे कनाडा के एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करें, उनसे बात करें बाय ईमेल्स, बाय अप्लाइंग इन द कंपनीज। जब कैनेडियन एम्प्लॉयर कोई आपको हायर करना चाहता है या उसको आपकी ज़रूरत है, तो वो प्रोसेस जो चलेगा वो आप कनाडा में एंटर करोगे ऑन अ वर्क परमिट एलएमआई के तौर पे। और एलएमआई एक तरह का एक बॉन्ड होता है आपका उस बंदे के साथ, काइंड ऑफ बॉन्ड होता है। 3 साल का होगा, वो 2 साल का होगा, वो भी डिपेंड करती है चीज़। मोस्टली मेरे हिसाब से ये 3 साल की होती है एलएमआई। और आपका 3 साल का बॉन्ड होता है उस एम्प्लॉयर के साथ कि जब आप इंडिया से कनाडा आओगे तो आप 3 साल उसी बंदे के पास सिर्फ काम करोगे और आप कहीं ओपन वर्क परमिट पे काम नहीं कर सकते। और जैसे हम स्टूडेंट आए हैं, हमारे पास जो वर्क परमिट है इसमें कोई बॉन्ड नहीं है, कोई किसी के साथ कुछ नहीं, हमारा ओपन वर्क परमिट है, हमारा जिसके साथ दिल करता है हम उसके साथ काम कर सकते हैं। बट जो LMIA होगी, LMIA जो कई इसको लीमिया भी कहते हैं, अंदर कई बारी फ्रॉड भी होता है। फ्रॉड नहीं होता तो आपके साथ सही से ट्रीट नहीं किया जाएगा, आपसे ज़्यादा काम करवाया जाएगा, और कई बारी आपसे ज़्यादा काम करवा के आपको प्रॉपर पैसे नहीं दिए जाएंगे, ओवर टाइम आपको पे नहीं किया जाएगा। तो ऐसे कुछ चीज़ें होगी जिसके लिए आपको हमेशा से रेडी रहना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि कई इंडिया के अंदर एजेंट्स है जिनका टाई अप सीधा एम्प्लॉयर्स के साथ होता है। आप एजेंट्स के थ्रू इन एम्प्लॉयर्स से LMI के बेस पे यहाँ पे वर्क परमिट ले सकते हैं। और इंडिया के अंदर काफ़ी स्कैम्स चल रहे हैं इस चीज़ को लेके, बिकॉज एजेंट्स पैसे ले लेते हैं कि हम आपका 5 लाख में 2 लाख में काम करवा देंगे, बट वो काम होता नहीं है, वो फ्रॉड करके स्कैम करके निकल जाते हैं। तो जो वर्क परमिट स्ट्रीम डायरेक्ट वाली है भी, जिसके अंदर आपको सीधा वर्क परमिट लेके कनाडा आना, वो काफ़ी हार्ड है। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, हाँ अगर आप लक्की हो तो डेफिनेटली आपको वर्क परमिट मिल जाएगा इस चीज़ के लिए, बट ये थोड़ा हार्ड है, थोड़ा मुश्किल है। कोई प्लम्बर की कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो भाई अगर आपको प्रॉपर काम आता होगा, एम्प्लॉयर को भी होगा कि हाँ इस बंदे को काम आता है, ही विल हेल्प मी आउट। और थोड़े दिन पहले मेरे को मैसेज आया था किसी भाई का, वो भाई बोल रहा है कि भाई मेरे को ना सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी है कनाडा के अंदर। तो ब्रो मैंने उसको तो तो मैंने उसको टेक्स्ट पे भी मैं रिप्लाई किया था, उसको समझाया था, और आपको भी बता रहा हूँ कि अब जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड की कोई भी कंट्री को कभी भी कमी नहीं होगी, बिकॉज सिक्योरिटी गार्ड का काम ऐसा है कि कोई भी कर सकता है। अगर कोई फ्रेशर आ रहा है और उसको समझा दिया भी ये चीज़ों का ध्यान रखना है, और कोई भी ये चीज़ कर सकता है। तो भी मैंने ये समझाया था कि सिक्योरिटी गार्ड की जॉब्स पे LMI अप्रूव होने का कोई मेरे को चांस लगता नहीं है। आपको कनाडा सीधा काम करने आना है तो आपके पास प्रॉपर स्किल होनी चाहिए, नहीं कि आप मुंह उठा के आओ हाँ भाई मेरे को इसमें काम चाहिए और वो, ऐसा कभी नहीं होता। और LMIA के भी कुछ रूल्स होते हैं। एम्प्लॉयर है जो कनाडा का, उसको ये शो करना पड़ता है कि मेरे पास वर्कर्स की कमी आ रही है कनाडा के अंदर, इसीलिए मैं दूसरी फॉरेन कंट्री से वर्कर को बुलाना चाहता हूँ। कोई अच्छा एम्प्लॉयर मिल जाए जो फ्रेशर्स भी एक्सेप्ट करे तो वो अपने हिसाब से जुगाड़ लगाए कुछ भी कर सकता है। बट बेसिकली मेरे हिसाब से यही है कि हाँ यू हैव टू अप्लाई इन दोज कंपनीज जिसके अंदर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है या जिसका आपको थोड़ा बहुत पता है। भाई प्यास लग गई यार, पानी पी आता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट है
डायरेक्ट पीआर एंट्री इन कनाडा। डायरेक्ट पीआर एंट्री आपकी कनाडा में कैसे हो सकती है? आप इंडिया, मैंने काफ़ी लोग देखे हैं जो इंडिया में रह के ही कनाडा की डायरेक्ट पीआर ले लेते हैं और फिर यहाँ आते हैं कनाडा में, और फिर उन्होंने यहाँ पे आके अपना पीआर कार्ड अप्लाई करना होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके अंदर अलग अलग चीज़ के पॉइंट्स होते हैं। एज के पॉइंट होंगे, आपके एजुकेशन के पॉइंट होंगे, आपके एक्सपीरियंस के पॉइंट होंगे जो आपके पास इंडिया के अंदर है। भी काफ़ी पॉइंट्स होते हैं कुछ चीज़ों के, जैसे अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है तो उसके कुछ पॉइंट्स है, अगर आपके पास मास्टर्स है तो उसके अलग पॉइंट है। मेन चीज़ आती है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की, जो आइल्स है। और आइल्स के अंदर आपको डायरेक्ट पीआर अप्लाई करनी है तो आपको चाहिए होंगे कम से कम 777-8 बैंड, जो अलग अलग मॉड्यूल में होते हैं। जैसे आपको पहले बताया था, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग। आपके अच्छे स्कोर्स बन रहे हैं तो आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके वहाँ बैठे ही आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, CRS स्कोर कैलकुलेटर आप लिखेंगे तो वहाँ पे आप अपने स्कोर बना सकते हैं। एक्सप्रेस एंट्री के लिए आप बाहर बैठे एक्सप्रेस एंट्री लगा सकते हैं। एक्सप्रेस के अंदर अगर आप वहाँ CRS स्कोर कैलकुलेटर पे अगर आप चेक करेंगे तो अगर आपके 520 पॉइंट्स बन रहे हैं, ड्रॉ आया, वो आया मान लो 530 का, तो उसके अंदर आपका नंबर नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप वो 510 का आया तो आपका भी उसके अंदर मेरिट होती है। जैसे अपने इंडिया में अलग अलग एग्जाम्स की मेरिट्स निकलती है। जैसे पटवारी की मान लो 120 नंबर की मेरिट आई है, ठीक है, 150 का पेपर है तो 120 से ऊपर ऊपर वाले सबका सिलेक्शन हो गया। वैसे ही इसके अंदर है। तो ये हैं कुछ चीज़ें पीआर के लिए, जिसके अंदर आप डायरेक्ट पीआर भी आ सकते हो। लास्ट के अंदर अपना आ जाता है फैमिली स्पॉन्सरशिप, जिसके अंदर कोई भी बंदा अगर कनाडा के अंदर पीआर है या सिटीजनशिप है, वो अपने ब्लड रिलेशन के अंदर किसी भी बंदे को स्पॉन्सर कर सकता है। वो कुछ उसके लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी होती है, उतना मैं प्रॉपर डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसके बेस पे आप डायरेक्ट यहाँ पे पीआर आ सकते हैं। जैसे किसी का हस्बैंड यहाँ पे पीआर है तो उसकी वाइफ पीआर हो जाएगी। ठीक है, वो अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को भी बुला सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी, जो कुछ प्रोसेस थे जिसके अंदर आपको पता लगा होगा कि हाँ, कैसे कैसे कनाडा का पीआर सिस्टम काम करता है, और आपको कुछ क्लैरिटी भी आई होगी। और अगर आप भी बाहर आना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी लैंग्वेज पे काम कीजिए, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कीजिए। और अगर आप फ्री हैं इंडिया में तो फ्रेंच की तैयारी भी कर सकते हैं, बिकॉज कनाडा वाले फ्रेंच को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और मैंने काफ़ी बच्चे देखे हैं जो फ्रेंच से पीआर भी हुए हैं। बीच में मैं कभी कभी क्लासेस लगाता हूँ तो मैं भी फ्रेंच ही करता होता हूँ। और मेरे पास, मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ये देखिए, एक मिनट। ये रही, ये देखिए, मैं भी फ्रेंच करता होता हूँ। A B C D U F G H L M N O P, ये देखो, ये सारी फ्रेंच है। ये मैं अभी तो सिर्फ थोड़ी मैंने छोड़ी हुई है, बट हाँ, अगर फ्रेंच करोगे तो आपको ही बेनिफिट होगा। और बाकी जो कनाडा के अंदर भाई रह रहे हैं, आपको तो सबको पता ही है भाई क्या करना है आपने। और अगर नहीं पता तो पता करो फिर यार, क्योंकि मेरे को भी पहले नहीं पता था। बट स्टूडेंट लाइफ में ही मैंने सोच लिया था भी मेरे को क्या करना आगे क्या नहीं। और अभी ठीक है, चल रहा है। सबका कुछ ना कुछ हल निकलेगा, बट खुद का कर्म करना मत भूलो। अपना बढ़िया से काम करो, पैसे कमाओ, घर भेजो, और खुश रहो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। बाकी अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। और अगर किसी ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।